और इस सत्र का आरंभ करें। इसके पहले मैं सुरुचि प्रकाशन से प्रकाशित रतन शारदा जी की पुस्तक RSS 360 का विमोचन करवाने की अनुमति चाहता हूं और सुरुचि प्रकाशन से रजनीश जी होंगे, उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। रजनीश जी मंच पर आ जाइए प्लीज, पुस्तक ले आइए। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी, आपकी पुस्तक यहाँ विमोचित हुई और अब मंच आपके हवाले है। वो अभिषेक जी को नंबर दिया हुआ है, वो संपर्क, आप चिंता ना करें, आप सत्र चलाएं, गेस्ट की चिंता हम कर लेंगे। ये सत्र, इसके बाद पीयूष मिश्रा जी भी आ चुके हैं, सभागार में ही हैं, उनका सत्र होगा जो समापन सत्र होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को नमस्कार। इस सभागार में अभी अभी हमने एक जीवंत प्रस्तुति अभी हम सब ने सुनी, उसका आनंद लिया और वो बहन हमारे मध्य हैं और हम सब उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी जिजीविषा की तारीफ भी करते हैं। और ऐसे उत्तम कोटि के सत्र के पश्चात राष्ट्र सेवा के 100 वर्ष, शताब्दी वर्ष, इस पर हम विमर्श के लिए आज यहाँ एकत्र आए हैं। यह सत्र की आवश्यकता क्यों है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, ऐसे दो वरिष्ठ विद्वान लेखक पत्रकार इस सत्र में हमारे मध्य उपस्थित हैं। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना काल से लेकर के, स्थापना वर्ष से लेकर के और उनके शताब्दी वर्ष तक की यात्रा के कुछ बिंदु सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। कुछ भली भांति कुछ मन में प्रश्न जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो उस पर भी बात करेंगे। ऐसे कुछ वरिष्ठ बंधु बांधव भी सभागार में उपस्थित हैं, यदि अवसर मिला तो उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो अपने विचार बिंदु हम सबके सम्मुख रखें। आदरणीय रतन शारदा जी, जिनकी पुस्तक का अभी अभी विमोचन हुआ, आवाज गूंज रही है क्या? पीछे कोई भी हाथ उठा के बता दें, आवाज आ रही है क्या? ठीक है, अच्छा, यहां से थोड़ी सी मैं दूर करके बोल लेता हूं, हाँ, इको न हो इसलिए ध्यान में रखा जाएगा। आदरणीय रतन शारदा जी की पुस्तक एक बार मैं पुनः दिखा देता हूं। RSS 360 डिग्री आपके सम्मुख है, इसका अभी अभी विमोचन हुआ है और लेखक बंधु ने इसमें विविध सेक्शंस में अपनी बातें रखी हैं और लगभग एक 380 पृष्ठ की यह पुस्तक, इसमें उन्होंने क्या मनोभाव लिखा है, क्या बातें की हैं, कुछ इससे इतर और कुछ उससे मिलती जुलती बातें भी हम उनके सामने रखेंगे। आप 11 पुस्तकों के लेखक हैं, विशेषतः संघ पृष्ठभूमि और संघ के जीवन को लेकर के पुस्तकें लिखते हैं। द्वितीय सरसंघ चालक श्रद्धेय गोलवलकर जी, जिनके हम बड़े ही आत्मीय भाव से गुरु जी कहते हैं, उनके ऊपर भी एक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। और रतन जी ने एक और चिंतक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रंगा हरि जी, उन पर भी एक पुस्तक प्रकाशित की है और उस पर भी उन्होंने कार्य किया है।
ट्रिलॉजी के रूप में एक पुस्तक जो अभी हम देख रहे हैं उसका एक अंश आपके सम्मुख है। ये संभवतः इसका तीसरा संस्करण है, अगर मैं गलत नहीं हूँ रतन शारदा जी। इट्स अ थर्ड एडिशन ऑफ दिस बुक, इट्स अ थर्ड एडिशन ऑफ द सेम बुक, रिवाइज्ड एडिशन। और हमारे मध्य हैं आदरणीय बलबीर पुंज जी, जो पंजाब के में जन्मे हैं 1949 में, और आप पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं, बाल्यकाल के स्वयंसेवक हैं। आप दोनों बाल्यकाल के स्वयंसेवक हैं। आप राज्यसभा के सदस्य रहे हैं 2 बार, और मैं बलबीर पुंज जी को लगातार अखबारों में, पुस्तकों में पढ़ता हूं, उनको सुनता हूं। आज पुनः अवसर मिलेगा कि हम सब विद्यार्थी जो इस कॉलेज से हैं और इस कॉलेज से इतर अन्य कॉलेज से भी आए हैं, वो सब हम इसको सुनेंगे। आपकी भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, उसमें 2 पुस्तक बहुत चर्चित हुई हैं, ट्रिस्ट विद अयोध्या एंड नरेटिव का मायाजाल। ये 2 पुस्तकें मेरे संज्ञान में आई और वो बहुत चर्चित पुस्तकें भी रही हैं। तो इस 100 वर्ष की यात्रा पर अपनी बात प्रारंभ करें तो मुझे एक अपना स्मरण भी, अपना एक बाल्यकाल का एक संस्मरण याद आता है कि अयोध्या में जन्म लेने वाला यह बच्चा सरस्वती शिशु मंदिर से जब वो पढ़ता है तो अनायास उस राष्ट्रवादी विमर्श के उस भाव में रचता है, बसता है, रंगता है और भारत को भारत बोध की दृष्टि से समझता है। यह उस स्कूल की परवरिश है, उसका लालन पालन है, जो वो हमें निरंतर, हमें उस दृष्टि से उस मार्ग की ओर लेकर के चलता है। फिर विद्यार्थी परिषद के साथ संपर्क आना, उसके पश्चात अध्यापन कार्य तक आना, विविध शिक्षा समूह के संगठनों के साथ जुड़ना, अखिल भारतीय शिक्षण मंडल के साथ कार्य करना, ऐसे विविध प्रकार के बिंदु हैं जो हमें भी प्रेरित करते हैं और मेरे जीवन में भी उतरते हैं, संघ के साथ मुझे जोड़ते हैं। मैं बलबीर जी आपसे प्रारंभ करूंगा। पहली टिप्पणी, आपकी प्रारंभिक टिप्पणी हम चाहेंगे कि संघ के ये 100 वर्ष, आपकी प्रारंभिक टिप्पणी क्या है स्थापना काल से लेकर के, स्थापना वर्ष 1925 से लेकर के और 2025 तक। आपकी प्रथम टिप्पणी क्या है आज के संदर्भ में? रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्र से पहले एक सत्र हुआ, मैं उस सत्र में देरी से पहुंचा क्योंकि मेरे को तो इस सत्र के लिए आना था, पर मेरा सौभाग्य था कि वो सत्र लंबा चला। शुरू में थोड़ी सी इरिटेशन हुई कि भाई इंतज़ार करना पड़ेगा, पर जब मैंने मेधा परमार को सुना तो लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा संयोग बना और मेधा परमार के संघर्ष की गाथा, उसके गिरने और उठने का संस्मरण। रवि जी, मेरे को जो आपने प्रश्न पूछा संघ की यात्रा का, तो मुझे दोनों में काफ़ी हद तक पैरेलल लगा, क्योंकि 1925 में जब डॉक्टर केशवराम बलीराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 25 सितंबर को एक पार्क में 10-20 बच्चों के साथ, 10-20 लोगों के साथ स्थापना की थी, तो कुछ इसी तरह से थी कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के अंदर मेधा परमार ने जन्म लिया और उसने बाद में एवरेस्ट पे चढ़ने का सोचा। और उसी तरह से डॉक्टर हेडगेवार ने उन 10-20 लोगों के साथ भारत का भाग्य बदलने का सोचा और आज भारत का भाग्य उस संगठन ने बदल के दिखा दिया। जब मैं ये बात कहता हूँ तो केवल एक नारे के तौर पे नहीं कहता हूँ। आप कल्पना करिए, भारत विश्व के जिस भाग में आज स्थित है वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल वास्तविक लोकतंत्र पंथ निरपेक्ष राज्य कोई है तो भारत है।
मैं तो एक बड़ा, ये बात नहीं है कि भारत में समस्याएं नहीं हैं, हमारे सामने भी अभी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके ऊपर हमको पार पाना है। मेधा जी तो एवरेस्ट को विजय कर आई, उनका काम खत्म हो गया, हम लोगों का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। पर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं। हम भारत में रहते हैं, पर हम में से क्या कोई श्रीलंका जाके रहना चाहेगा? कोई नेपाल जाके रहना चाहेगा? पाकिस्तान जाके रहना चाहेगा? आवाज तो जोर से आनी चाहिए। अफगानिस्तान में जाके रहना चाहेगा? अगर कोई रहना चाहेगा तो आज भी भारत में रहना चाहेगा। और यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक सफलता है। आज आप देख रहे हैं नेपाल में क्या हो रहा है, और यहाँ पे कुछ लोग जिनकी सत्ता के लिए लार टपकती है, वो कहीं ना कहीं ये सपना बिठाए बैठे हैं कि नेपाल की तरह अगर यहाँ भी हो जाए तो शायद अपने को कुछ मिल जाए। पर उनको ये बात समझ में नहीं आती कि वहाँ पर सत्ता पक्ष को तो निशाने पे लिया ही लिया गया, पर वहाँ पे जो प्रिविलेज, कौन थे वो किड्स कहते हैं उनको, नेपो किड्स, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद वाले, वो सबसे ज़्यादा निशाने पर हैं। और भारत में भाई भतीजावाद कौन करता है हम सब लोग जानते हैं। तो इसलिए अगर नेपाल की तरह को कुछ हुआ तो सबसे पहले वो लोग होंगे जो भाई भतीजावाद, अर्थात मैं फलाने वंश से हूँ, फलाने का पोता हूँ, फलाने का दोता हूँ, फलाने का बेटा हूँ, वो सबसे पहले निशाने पे होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात आपने पूछी, तो 100 साल की यात्रा संघर्षों से भरी यात्रा है। एक ऐसा मार्ग चुना जिसके रास्ते में कांटे ही कांटे थे, पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक तो अपने लिए कुछ नहीं किया, जो करना है वो देश के लिए किया। और जो स्वयंसेवक है उनको भी एक गुट्टी दी जाती है कि आपको करना है तो देश के लिए ही करना है। और इसीलिए आज मोदी जी जो 2014 से हैं वो उन सब प्रधानमंत्रियों से ज़्यादा सफल हैं जो बाकी जगह से आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये नहीं चलेगा, ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका बलबीर जी। आपने बहुत ही स्पष्ट भाव दिए कि मेरे प्रश्न को। मैं रतन शारदा जी आपकी तरफ आना चाहता हूँ। आपकी पुस्तक को भी देख रहा हूँ और एक पुस्तक मेरे पास है, मैं आप सब लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये इंग्लिश का हिंदी अनुवाद है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र। आप लोग इस पुस्तक को देख सकते हैं और ये माननीय सुनील अंबेकर जी के द्वारा लिखी पुस्तक है। और इस पुस्तक के भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघचालक जी डॉक्टर मोहन भागवत जी ने लिखी है। मैं बलवीर पुंज जी के इस भाव प्रकटीकरण के साथ साथ रतन जी आपके पास जो प्रश्न ला रहा हूं उससे जुड़ा हुआ है। वो इस भूमिका में एक जगह लिखते हैं, 2 लाइन कोट करना चाहता हूं। संघ के बारे में बताने वाली बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन हम कहते हैं कि संघ को अगर समझना है तो डॉक्टर हेडगेवार का जीवन प्रमाण है। इसमें रत्ती भर अथवा तिल भर की भी कमी नहीं है। बीज रूप में आपको संपूर्ण संघ मिलेगा। यानी कि संघ को समझना और पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी को समझना, ये कहां तक दोनों बातें मिलती हैं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं शुरू करूं इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं कॉलेज में था 75-76 जेवियर्स कॉलेज में पढ़ता था, तो हमारे मन में बड़ी एक हूक होती थी, मिरांडा हाउस क्या है। बहुत मशहूर था, बम्बई में ऐसा एक सोफाया कॉलेज था आप जैसा, वहाँ तो कहीं मैं भटका नहीं, यहाँ भी नहीं भटका, पर आज आपके कारण आने का मौका मिले, इसलिए बहुत बहुत मिरांडा हाउस को धन्यवाद। आप लोग ताली बजा सकते हैं मिरांडा के लिए। और मैं देख रहा हूँ कि आरएसएस जैसे नीरस विषय पे भी, बोरिंग विषय पे भी आधे से ज़्यादा हॉल भरा हुआ है।
तो इसमें बड़ा एक उत्साह मिलता है कि आज भी इस बारे में सोचने और बोलने के लिए आज भी तरुण युवक युवतियाँ तैयार हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जेनजी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, उसको समाज के विषय में इंटरेस्ट नहीं है, उसको केवल पब गाना बजाना इसी में इंटरेस्ट है। तो आज की उपस्थिति मुझे लगता है कि ये देखकर कि ये सोच गलत है। आपके मन में भी देश के लिए उतनी उत्सुकता है जितना किसी और व्यक्ति को है। इसके लिए आपका आभार। हर लिटफेस्ट में कोई ना कोई ऐसा सत्र होता है जो बहुत गहरी छाप छोड़ के जाता है। मुझे याद है 3-4 साल पहले मुंबई के कॉलेज में लिटफेस्ट था जिसके अंदर दीपा मलिक आई थी। कितने लोगों ने दीपा मलिक के बारे में सुना है? पैराप्लेजिक ओलंपियन है, कई अवार्ड जीते हैं और जवानी में उनकी कमर ने जवाब दे दिया। बाद में बहुत बीमारियों से किस तरह लड़ी उभर के आई, उनकी कहानियाँ सुन के जो रोमांच का अनुभव था, जो उनका नेवर से डाई स्पिरिट जो उनका देखा मैंने, वो मुझे याद था। आज मुझे मेघा परमार का जो मैंने सुना तो निश्चित आपकी आंखें नम हुई होंगी, एक तरफ उनकी बहादुरी के लिए, एक तरफ उनकी जिद के लिए। और जिस तरह से एक गांव की लड़की रूटेड है अपने संस्कृति, अपने समाज और अपने देश से, वो भावना यहाँ भी होगी निश्चित रूप से मानता हूँ। क्योंकि जितनी उनको स्वागत मिला वो बहुत ही अच्छा था। मुझे लगता है ये हमारे रोल मॉडल ये होते हैं, हीरो हीरोइन ये हमारे असली हैं। जिस दिन हमने ऐसे लोगों को हीरो हीरोइन मानना शुरू कर दिया तो देश की आधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अभी मैं आज के विषय पे आता हूँ। मैं सोच रहा था कि भाई 100 साल संघ के कई लोगों ने जो बुलाया है, कई लोगों ने पॉडकास्ट करवाए मेरे साथ, संघ पे 7 पुस्तकें लिख चुका हूँ। तो प्रमुख बिंदु क्या बता सकता हूँ मैं? इसके पहले क्या प्रश्न पे आऊँ। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू हुआ था तो उस समय कहते हैं कि अपने आप को हिंदू कहने में लोगों को शर्म आती थी। और जब एक ने एक सभा में कहा कि कौन मूर्ख कहता है कि हिंदू राष्ट्र है, तो डॉक्टर केशव वड़ीराम फुड़के खड़े हुए और उन्होंने कहा मैं कहता हूँ कि यह हिंदू राष्ट्र है। ये उनकी जज्बात है, उनका कॉन्फिडेंस था। मोरवन पिंगड़े वन ऑफ द फाउंडिंग प्रचारक जो डॉक्टर हेडगेवार की शाखा में थे, वो मजाक में कहा करते थे कि जब संघ का काम शुरू हुआ तो 4 हिंदू एक दिशा में तभी देखते थे जब 5वां उनके कंधे पर होता था। इतना, यानी जहाँ 4 हिंदू जमा उसके 5 उनके व्यू होंगे। धर्म, भाषा, प्रांत, हर चीज़ पे लड़ते हैं, हर चीज़ पे अलग विचार होते हैं। उसके अंदर 4 लोग एक कंधे पे शब्द जने लेके जाते हैं तब एक दिशा में देखते हैं। उस हिंदू समाज को एक, और कहा कैसे हो सकता है उस हिंदू समाज को एक दिशा में देखना, भारत के लिए सोचना, भारत के लिए करना, एक दिशा देना, ये बहुत बड़ा एक काम जो इतने साल में उसका पहली उपलब्धि वो है। उसका उदाहरण ऐसा है कि राम जन्मभूमि के आंदोलन के समय एक दिन ऐसी प्रार्थना थी कि सभी लोग अयोध्या की तरफ दिशा में मुँह करके राम भजन गाएंगे, रामायण की आरती करेंगे। और वो कार्यक्रम हुआ। यानी 1925 से लेकर 1986 तक आते आते हिंदू समाज में इतना परिवर्तन आया। दूसरा एक उदाहरण दूंगा, हमको कई बार ध्यान में नहीं आता। 1969 विश्व हिंदू परिषद स्थापना हुई और उडुपी में उसका सम्मेलन हुआ। पहला सम्मेलन हुआ प्रयाग में। उससे पहले 1000-1500 साल तक सारे हिंदू संत समागम, सारे शंकराचार्य, सारे स्वामी कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे एक जैसी कुर्सियों पर नहीं बैठे थे। मेरा आसन यहाँ होगा, मेरा आसन वहाँ होगा, मेरे बगल में कौन बैठेगा, ऐसे सारे साधु संत हमारे होते थे। उन सबको 1966 में प्रयाग में एक लेवल पर एक कुर्सी पर बिठाने का काम 1500 साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से विश्व हिंदू परिषद ने किया। एक दूसरी क्रांति की बात मैं कह सकता हूँ। और तीसरा 1969 में पहली बार शंकराचार्यों के मुंह से निकलवाया, सारे साधु संतों के मुंह से निकलवाया कि हिंदू न पतितो भवेत हिंदवा सहोदरा। यानी कोई भी हिंदू पतित नहीं हो सकता, कोई भी जाति छोटी बड़ी नहीं हो सकती, और सारे एक माँ के पुत्र हैं, इसलिए सारे भाई भाई हैं। एक क्रांतिकारी विचार 1969 में साधु संतों से शंकराचार्य से कहलाने में। आज भी आपको पता है एक शंकराचार्य कहते हैं कि नहीं वर्ण व्यवस्था सही है, जातिवाद सही है, उसका पालन करना चाहिए, कुंभ मेले में ये क्यों गया वो क्या। उस समय संघ ने समाज के अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया। तो ये मतलब एक दो छोटी बातों से मैं कहूँगा कैसे समाज का चित्र बदलता है सालों में। व्यक्ति निर्माण होने में सालों लगते हैं, विचार बदलने में सालों लगते हैं, कई जनरेशन खप जाती हैं। जब भी हम संघ की इस समय की बात करते हैं कि हमारे स्टेज पे बैठे हमको बुलाया गया है, संघ को कोई किसी स्टेज पे बुलाता ही नहीं था। संघ के कार्यकर्ता का मजाक उड़ता था, उसकी नौकरी जाती थी, उसको काम नहीं मिलता था। और जिन प्रचारकों ने उस समय संघ का काम किया 1948-49 गांधी हत्या के बाद खासकर, उनको गांव में एंट्री नहीं मिलती थी, चबूतरे कई बार सोना पड़ता था, खाना नहीं मिलता था।
कुछ ना कुछ करके चने कुरमुरे खा के अपना दिन निकालते थे, रात को पेट पे कपड़ा बांध के सोते थे। नानाजी देशमुख की एक कहानी मैंने अभी सुनी। नानाजी देशमुख सबको पता है, ग्राम विकास के अंदर बहुत काम किया उन्होंने, चित्रकूट में बड़े नेता बने, प्रचारक थे। वो 1 साल नौकरी करते थे, अगले साल पढ़ाई करते थे, माँ बाप नहीं थे। ऐसे करते करते जब फाइनली आए वो MSc में, तो डॉक्टर जी चले गए थे, तो सबने कहा, उनको गुरुजी ने कहा तुम प्रचारक, भाऊराव देवरस, उन्होंने कहा प्रचारक निकलो। तो उन्होंने सब छोड़ छाड़ के प्रचारक निकल गए। जब वो गए गोरखपुर में, तो ठौर ठिकाना कोई नहीं, डॉक्टर जी एक चिट्ठी लिख के दे देते थे, अगर कोई मान गया तो घर में जगह मिलेगी, नहीं तो जहाँ मर्जी काम करो। तो एक अपने धर्मशाला में ठहरे। कोई धर्मशाला 3 से ज़्यादा ठहराती नहीं, 3 दिन से ज़्यादा नियम है। कुछ धर्मशालाएँ बदली, आखिर सोचा रहूँगा कहाँ, कईयों से बातचीत की। तो बाद में एक कांग्रेसी नेता को के घर पहुँचे, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम मेरे घर रह सकते हो, मेरे घर का खाना तुम बनाओगे। ऐसे हालात में जो काम था, आज जो हम यहाँ पर अच्छे स्टाइल से बैठे स्टेज के पीछे, उसके पीछे आज जो आप देखते चित्र भारत का बदला, उसके पीछे ऐसी 4-5 पीढ़ियाँ खप गई हैं। वो जो त्याग का भाव है, वो जब हम इम्बाइब करेंगे कि वास्तव में ये काम खड़ा कैसे होता है, जैसे मेघा परमार ने बताया किस प्रकार से एक एक अपने जीवन का अंश देना पड़ता है। मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को जानता हूँ कि हाफ पैंट लेके घर से निकलते थे, शाखा में जाते थे, हाफ पैंट बैग में रखते थे, ऑफिस जाते थे, वहाँ से वापस आके हाफ पैंट पहनते थे, दिन भर काम, रात शाम को काम करते थे, रात को 10 बजे घर पहुँचते थे, सुबह फिर वही साइकिल। सालों साल लोगों ने काम किया है बिना किसी अपेक्षा से। पता नहीं था कभी हिंदुत्व का समय आएगा, पता नहीं था कभी कोई मोदी जैसा प्रधानमंत्री बनेगा। आज अगर कोई 80-90 साल का कोई होगा अपने के आसपास, अगर उसे बात करेंगे तो उसकी आंखों में आंसू आएंगे। वो कहेगा कि मैं जब काम कर रहा था हंसते खेलते, मुझे कल्पना भी नहीं थी कभी मैं अपने शे से ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनता देखूंगा। तो जब आप कोई संगठन देखते हैं, उसका काम देखते हैं, उसके पीछे इतनी सारी उसके पीछे आयु खप गई होती है, तब जाके संगठन खड़ा होता है, तब जाके आप समाज का चित्र बदल के देखते हैं। भाषणों से समाज नहीं बदलता, समाज काम करने से बदलता है, लोगों से लोग जोड़ने में बदलता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने प्रश्न समाज में आपकी बात हो गई, मैं आपका प्रश्न था कोई प्रश्न? ठीक है, हो गया। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं बात अपनी आगे बढ़ाता हूँ। जितनी बिंदु अभी हमें रतन शारदा जी से प्राप्त हुए, समाज कार्य देखता है, समाज आपकी सेवा भावना देखता है, और संघ के स्वयंसेवक ने सदैव इस सेवा भावना को आगे रखा है। मैं बलवीर जी आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये परसेप्शन और रियलिटी के बीच आ जाए तो ये अंतर क्यों दिखता है? संघ अगर लगातार इतना काम कर रहा है, सेवा भाव के काम कर रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, वो शताब्दी वर्ष में भी है और प्रासंगिक भी है, उसके बावजूद रियलिटी और परसेप्शन में फ़र्क क्यों आता है? आप एक पत्रकार हैं, कृपया बताएं। धन्यवाद रवि जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा। और माननीय रतन शारदा जी तो हमारे, जिसे कहना चाहिए, संघ के मामलों में विशेषज्ञ हैं, और इन्होंने जो संघ की संघर्षशीलता थी और जिस तरह का जीवन हम सब लोगों के साथ शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रतन जी से जो प्रश्न पूछा था और जो मेरे से पूछा, दोनों के बीच में गहरा संबंध है। उन्होंने, आपने उनसे पूछा था डॉक्टर हेडगेवार के बारे में कि माननीय मोहन भागवत जी ने लिखा कि अगर संघ को समझना हो तो आपको डॉक्टर हेडगेवार के जीवन को जानना होगा। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूँ कि अगर आपको संघ के बारे में जो रियलिटी है और जो परसेप्शन है, उन दोनों के बीच के अंतर को समझना हो तो उसके लिए डॉक्टर हेडगेवार के स्वभाव को, उनकी जीवन यात्रा को समझना होगा। दोनों प्रश्नों का, जो माननीय शारदा जी से किया गया, जो मेरे से किया गया, दोनों का उत्तर काफ़ी हद तक ओवरलैपिंग है। आप डॉक्टर हेडगेवार के बारे में पढ़िए। मज़ेदार बात यह है कि डॉक्टर हेडगेवार का जन्म और पंडित नेहरू का जन्म एक ही वर्ष में हुआ, 1889 में। दोनों, पंडित नेहरू भी, जवाहरलाल नेहरू भी और डॉक्टर हेडगेवार
दे बोथ शेयर्ड ए ईयर ऑफ बर्थ, दैट इज 1889, और दोनों का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, पर जो सिमिलरिटी है वो यहीं समाप्त हो जाती है। पंडित नेहरू का जो लालन पालन था वो पूरे वैभव के अंदर हुआ, जितना उस समय के अंग्रेजी माहौल में हुआ, जितना ऐश्वर्य कोई भारतीय देख सकता था उस तरह के माहौल में हुआ, और वो पूरी की पूरी तरह वेस्टर्नाइज थे। उनका कांग्रेस के साथ जो इंटरेक्शन शुरू हुआ तब तक वो 30 साल के करीब हो चुके थे। और डॉक्टर हेडगेवार 6-7 साल 8 साल की उम्र के थे, और वंदे मातरम और क्वीन विक्टोरिया के बारे में कार्यक्रम था, और वहाँ पे सेलिब्रेशन हुई और लड्डू बटे और उन्होंने फेंक दिए। तो उस बच्चे में क्रांतिकारी के जो बीज थे वो उसी उम्र में नजर आने शुरू हो गए। डॉक्टर हेडगेवार वॉज नॉट कमिटेड टू एनी इज्म, हिज ओनली रिलीजन वॉज इंडिया, भारत, हिंदू, दैट्स अबाउट इट ऑल। और इसलिए ही ट्राइड वेरियस थिंग्स। अनुशीलन समिति के वो सदस्य बने, विच वॉज ए रेवोल्यूशनरी ग्रुप, और फिर लगा कि रेवोल्यूशनरी ग्रुप का उतना इफेक्टिवनेस नहीं है, तो फिर आप लोगों को आश्चर्य होगा सुनकर कि 1920-21-22 के बीच में वो विदर्भ कांग्रेस कमेटी के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी थे, वो कांग्रेस में भी रहे, और उसी समय सीपीएम के ईएमएस नमूद्रीपाद भी मालाबार के जनरल सेक्रेटरी थे कांग्रेस के। तो कांग्रेस में भी काम किया, रेवोल्यूशनरी भी रहे, और उसके बाद जब उन्हें लगा कि देश का कल्याण सिर्फ इसी से नहीं होगा, और तब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। अब प्रश्न उठता है कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। वो ये सब करते थे, पर अंग्रेजी में जैसे कहते हैं ही हैड ए वेरी सेल्फ इफेसिंग पर्सनैलिटी। काम करो, प्रदर्शन नहीं करना, चर्चा नहीं करनी। कोई पूछता तो कहते थे भी घर के लिए जब हम काम करते हैं तो क्या उसका प्रचार करते हैं। और इसलिए जब वो तरह तरह के काम करते थे, देश के लिए काम करते थे, क्रांतिकारी। इसलिए डॉक्टर हेडगेवार के जब पहली उनकी जीवनी छपी तो उसका जो प्रीफेस था वो लिखा श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, जो द्वितीय सरसंघचालक थे, और उन्होंने लिखा प्रीफेस में कि डॉक्टर साहब के बारे में लिखना इसलिए कठिन है कि उन्होंने अपने बारे में ना कभी चर्चा की, ना कभी लिखा, और ना ही कोई बहुत ज़्यादा संस्मरण छोड़े। और जितनी जानकारी मिली वो उनके साथ जो लोग थे उन्होंने बताया कि कितने क्रांतिकारी थे, स्कूल में क्या किया, और किस तरह के अभावों के माध्यम से वो जीवन में आगे बढ़े, और पूरी तरह से एक मेडिकल डॉक्टर उस ज़माने में होते हुए भी सब सुख त्याग कर उन्होंने अपना जीवन देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। अब जो आपने प्रश्न पूछा रवि जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा। संघ का काम मैं यहाँ चर्चा करने के लिए नहीं आया हूँ, वो तो हम सब लोग जानते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, पर उसकी जो रियलिटी है और जो उसकी परसेप्शन है मैं संक्षेप में आपसे शेयर करता हूँ कि उसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला ये कि जो प्रश्न रतन जी से पूछा गया कि जो उनका व्यक्तित्व था डॉक्टर केशवराम बलीराम हेडगेवार का, उस व्यक्तित्व का संघ की वर्किंग पर आज भी असर है। और ये पिछले 20-25 साल में ही संघ ने आउटरीच करना शुरू किया, कुछ किताबें छापनी शुरू की, कुछ इस तरह के कार्यक्रम करने शुरू किए। अदरवाइज साइलेंट वर्क अपने आप में रिवार्ड है, ये संघ का विश्वास था, और इस वजह से संघ की वो छवि नहीं बन पाई जो बननी चाहिए थी। दूसरा, क्योंकि संघ अपने बारे में कुछ नहीं कहता था तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन नहीं था, तो देयर वाज ए वैक्यूम। और वैक्यूम को किसने पूरा किया? ये जो वामपंथी हैं, इन्होंने जो संघ के बारे में लिखा और कहा, वही संघ के बारे में परसेप्शन बन गया। मेरा लंबा
राजनीतिक जीवन भी रहा और पत्रकारिता में भी, लेखन में भी रहा। तो मेरे साथ जो लोग संघ के बारे में चर्चा करते थे, संघ की आलोचना करते थे, जब मैं पूछता था उनसे, ये बात ध्यान देने योग्य है, मैं पूछता था कि आप कभी संघ में गए? नहीं। आपने संघ के बारे में राय कैसे बनाई? तो जिन पुस्तकों का वो जिक्र करते थे, अक्सर वो सारी की सारी किताबें और लिटरेचर संघ के जो क्रिटिक, खास करके वामपंथी जो कम्युनिस्टों ने लिखा होता था, उन्हीं को पढ़ के वो संघ का आकलन करते थे। और तीसरा, संघ के कुछ लक्ष्य हैं, और अगर मैं कहूँ तो संघ चाहता है कि भारत का पूरा विकास हो, इसमें समरसता हो, इसमें प्रगति हो, इसमें हर वर्ग को न्याय मिले, और भारत एक बहुत शक्तिशाली देश के रूप में विश्व में उभरे। स्वाभाविक रूप से इनका एक खास किस्म की मानसिकता के लोगों का विरोध है। वो नहीं चाहते, उनके हिसाब से भारत कोई देश नहीं है, ये तो एक भूमि का टुकड़ा है जिसको 10-20 हिस्सों में बट जाना चाहिए। और इसी मानसिकता से प्रभावित होकर उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण का समर्थन किया। और आज भी उनके नेता कहते हैं कि इंडिया इज़ नॉट ए नेशन, इट इज़ ओनली ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। और तो जो भारत को खंडित करने का, भारत को नीचे गिराने का जिनका लक्ष्य है, जिनकी आइडियोलॉजी है, वो स्वाभाविक रूप से संघ के विरोधी हैं और संघ का विरोध करते हुए संघ की एक इमेज पेंट करते हैं। तो ये 3 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से संघ की जो बारे में परसेप्शन है और जो संघ की रियलिटी है, उसके बीच में इतना भारी अंतर है। आदरणीय रतन शारदा जी, आपने बहुत सारी संघ पर पुस्तकें लिखी हैं, और अभी अभी बलदेव जी ने बताया कि संघ को समझना है तो पुस्तक के पृष्ठों से नहीं समझा जा सकता। संघ को समझने के लिए परम पूजनीय जी भी कहते हैं कि संघ में आइए, और इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो संघ की कार्यपद्धति, संघ की अवधारणा, संघ के बारे में परसेप्शन, और जो एक अपेक्षा काल था, पहले तो उपेक्षा हुई संघ की, अब आज का जो काल है उसमें बहुत सारी एक लंबी यात्रा अपेक्षाएं हैं और वो पूरी भी हो रही हैं। इस पूरे 100 वर्ष को आप किस प्रकार देखते हैं, अपनी संक्षिप्त टिप्पणी के साथ? मैं ये आखिरी उत्तर समझूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारे जो तरुण लड़के लड़कियां बैठे हैं वो भी प्रश्न पूछें, क्योंकि संघ के बारे में बहुत वेग धारणाएं लोगों की हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसके बाद हम फील्ड में माइक दें तो अच्छा रहेगा। अभी आपने जो कहा कि संघ की यात्रा जो है 100 साल की, संघ की यात्रा की 100 साल को कुछ इसमें बांटा जा सकता है। 1925 से लेकर 1940, जब डॉक्टर हेडगेवार जी सरसंघ चालक थे, संघ का पहली बार बीज डाला गया, और 15 साल में डॉक्टर हेडगेवार ने संघ के बीज जगह जगह भारत के कोने कोने में पहुंचा दिए थे। पहुंचाने वाले यंग स्टूडेंट थे कि भाई तुम पढ़ने के लिए यहाँ नहीं जाओ, लखनऊ जाओ, तुम पढ़ने के लिए काशी विद्यालय जाओ, तुम पढ़ने के लिए लखनऊ जाओ। इस प्रकार से काम शुरू हुआ था। तो 1940 तक सब जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ केंद्र खुल चुके थे। मुख्य रूप से काम मध्य भारत के आसपास का था, और उनके जाने के बाद में परम पूजनीय गुरु जी सरसंघ चालक बने। डॉक्टर जी का हमने सपना था कि 1940 तक विश्व युद्ध दूसरा होगा, और उस समय अगर भारत के लोग संगठित होंगे, शक्तिशाली होंगे, तो उसमें उस समय जब विद्रोह किया जाएगा तो अंग्रेजों को संभाल नहीं पाएंगे और हम भारत को स्वतंत्र कर पाएंगे, ऐसा उनका स्वप्न था। लेकिन उसके पहले गुजर गए। तो गुरु जी को पता था, इसलिए उसके बाद लगातार बहुत तेज़ी से 1946 तक संघ का काम बहुत तेज़ी से बढ़ा, और एक एक प्रांत से प्रचारक निकले, कार्यकर्ता निकले, शाखाएं बहुत बड़ी, और करते करते 1946 तक एक संघ का बहुत बड़ा व्याप खासकर उत्तर भारत में हो गया था। और पार्टीशन के समय तक, पार्टीशन के समय सिंध में, पंजाब में और जम्मू कश्मीर तक संघ के कार्यकर्ता जाते रहे। गुरुजी तो वहाँ भाषण दे रहे थे 7 अगस्त को, जबकि 15 अगस्त को देश आज़ाद होना था। वो संघर्ष का काल था। तो 46 तक संघ बढ़ा, 1946 से लेकर 48 तक संघ का संघर्ष का काल था। आज़ादी की लड़ाई में पार्टीशन के समय हिंदू सिखों को सुरक्षित करना, उनका रिहेबिलिटेशन करना,
बहुत शक्ति उसके अंदर गई, कई स्वयंसेवकों की जानें गई, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में कई लोगों की जानें चली गई, बलिदान हो गए बचाते बचाते। फिर गांधी हत्या के बहाने बैन लगा और उस समय हजारों स्वयंसेवकों के घर उजड़ गए, हजारों लोग पूना, सांगली, कोल्हापुर के बेल्ट में मारे गए, उनके धंधे उजड़ गए, उनकी नौकरियां चली गई और एकदम कमज़ोर परिस्थिति में संघ आया, सत्याग्रह किया, बैन उठा। तो 1950 से लेकर जब संघ दोबारा काम शुरू किया, वहाँ से लेकर 1973 तक संघ काम धीरे धीरे जब पकड़ता है, संघ के कई संगठन निकलते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, भारतीय जनसंघ में कुछ कार्यकर्ता दिए जाते हैं और उसके बाद में सरस्वती शिशु मंदिर जहाँ की कई लोगों ने बात की, उसके बाद में भारतीय मजदूर संघ और इस प्रकार से अलग अलग विश्व हिंदू परिषद, भारतीय, ये सारे जो प्रकार थे, सारे भारत में अखिल भारतीय संस्थाएं बहुत बड़ी बड़ी बनी, सभी अपनी जगह बहुत बड़ी थी और 1973 तक संघ को भारत के हर कोने में कोई ना कोई विषय के अंदर पहुंचा दिया गया था। और 1973 के बाद में जब गुरुजी जाते हैं, बाला साहेब देवरस आते हैं, तो वहाँ का बाद का जो काल है वो संघ का समाज के अंदर घुलना मिलना, जो संघ की ओरिजिनल कल्पना थी कि संघ संगठन नहीं है, समाज को संगठित करने वाला एक प्रकार है, वो समाज को समाज में शामिल होने का जो था एक मेन स्ट्रीमिंग ऑफ संघ, वो 73 में शुरू हुआ। 75, 77 में इमरजेंसी के अंदर काम किया, उसके अंदर 90% जो जेल में गए जिन्होंने काम किया संघ के सारे लोग थे अलग अलग संस्थाओं के। और 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आती है, वहाँ तक संघ सब जगह मान्य लगभग हो जाता है, जो एक पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी थी वो दूर हो जाती है। और 2013 के बाद में संघ का जो ये जो एक बड़ा स्वरूप, ये इमरजेंसी के बाद फिर काल आता है, राम जन्मभूमि का आंदोलन चलता है और 2013 के आते आते संघ और समाज लगभग एक रूप हो जाते हैं और संघ का समाज में जो एक एक्सेप्टेंस है और समाज संघ की ओर देखने की दृष्टि है और उसकी अपेक्षाएं जो है वो सारा उसके बाद में एक समाज का एक अभिन्न अंग ऐसा संघ बन जाता है। और ये राष्ट्र का जो विषय रखा बलबीर जी ने कि हम एक राष्ट्र हैं क्या, वास्तव में जो सारा झगड़ा है संघ का और अन्य विचारधाराओं का, वो झगड़ा है कि भारत 15 अगस्त 1947 को पैदा हुआ, कर्टसी गांधी, नेहरू और माउंटबेटन, या भारत 10,000 साल पुराना एक लगातार चलने वाली सभ्यता और राष्ट्र है जो अभिन्न बिल्कुल लगातार बिना टूटे चलता रहा। ये वास्तव में भारत को देखने के दृष्टिकोण का झगड़ा है। वो झगड़ा पूरा करते करते हम 2000 सन 1998 में पहली बार ये विचार जीतता है और बाद में 2014 के बाद विस्तार स्थिर होता है कि भारत ये राष्ट्र अभिन्न है, भारत ये राष्ट्र 10,000 साल से लगातार चलने वाला एकमात्र देश है, एकमात्र सभ्यता है। ये विचार अब लोगों ने स्वीकार कर लिया। मैं ऐसी यात्रा संघ की बता सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस सत्र का आखिरी सवाल मेरी तरफ से बलदेव जी से, और उसके बाद अगर आयोजकों ने अवसर दिया तो आप सबसे एक दो प्रश्न जरूर आमंत्रित किए जाएंगे। संघ की 100 वर्ष की यात्रा, उसका परसेप्शन, इन सब विविध बिंदुओं पर आपने अपनी बात सुनी। एक मेरी भी जिज्ञासा है, समाज की जिज्ञासा है। महाकवि भूषण हुए हैं और उन्होंने शिवा बावनी लिखी है। जब वो शिवा बावनी लिख रहे थे तो उस समय देशकाल परिस्थितियों को लिख रहे थे और ये चर्चा मेरी दैनिक जागरण जी के जो कार्यकारी संपादक हैं आदरणीय विष्णु जी से वो सवेरे बात होते हुए उसमें से वो इमर्ज हुई है। उसमें वो एक लिखते हैं, काशी हूँ कि कला गई, उस समय के उस भाव को समझिएगा। काशी हूँ कि कला गई, मथुरा मसीत भई, शिवाजी ना हो तो, अंडरलाइन करता हूँ, शिवाजी ना हो तो सुन्नत होती सबकी। अब मैं यहाँ पर इतना खाली जोड़ देता हूँ कि अगर संघ ना हो तो बलबीर जी आपसे उत्तर चाहते हैं। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही सुंदर तरीके से रखा रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने पहले निवेदन किया था कि डॉक्टर केशव राम बलीराम हेडगेवार क्रांतिकारी थे, कांग्रेस के एक बहुत प्रभावी नेता थे विदर्भ के अंदर। फिर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्यों की? कांग्रेस में भी काम कर सकते थे। और उसी में आपके प्रश्न का उत्तर छपा हुआ है। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि
आरएसएस इज नॉट कंटेक्स्ट अरेस्टेड। हिंदी में इस बात को कैसे कहेंगे? आरएसएस इज नॉट कंटेक्स्ट अरेस्टेड, अर्थात एक कंटेक्स्ट के लिए आरएसएस नहीं बना है। इट हैज ए लॉन्ग वर्ल्ड व्यू, नॉट ओनली अबाउट इंडिया, अबाउट दी होल वर्ल्ड। और इसीलिए जब नरेंद्र मोदी जी ने कल मोहन जी के बारे में लिखा तो उन्होंने कहा विश्व कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम, अर्थात संघ की दृष्टि जो है वो केवल भारत के लिए नहीं है, विश्व के लिए है। तो वन आरएसएस इज नॉट कंटेक्स्ट अरेस्टेड। हैविंग सेड सो, उस वक्त का कंटेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है। खिलाफत हुआ था और खिलाफत में गांधी जी बेंट बैकवर्ड्स टू अकोमोडेट द कंसर्न्स ऑफ द मुस्लिम्स। मैं पूरे इतिहास को यहाँ दोहराना नहीं चाहता, इतिहास की क्लास नहीं है, समय भी बहुत सीमित है। और उसका परिणाम ये हुआ, गांधी जी ने तो जो भी किया सद्भावना से किया कि मुसलमान भी अपने आप को स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जोड़ें। परिणाम उल्टा हुआ। परिणाम ये हुआ कि मुस्लिम बिकेम अवेयर ऑफ देयर पैन इस्लामिक आइडेंटिटी एंड गॉट ऑर्गेनाइज्ड एज ए कम्युनिटी फॉर एन इस्लामिक नेशन। और वहीं से जो कांग्रेस तब तक एक राष्ट्रवादी भारत माता की बात करने वाली, वंदे मातरम की बात करने वाली पार्टी थी, उसमें डिल्यूशन होना शुरू हो गया। और 1947 आते आते तक ये बहुत असर हो गया उसका। और विभाजन को स्वीकार करना, कई बार लोग पूछते हैं कि विभाजन को रोका जा सकता था अगर इब्राहिम लिंकन की तरह, जिन्होंने सिविल वॉर प्रेफर की और स्लेवरी नहीं एक्सेप्ट की और अमेरिका के अंदर एक नया अध्याय शुरू किया, अगर तब तक का नेतृत्व इस बात के लिए तैयार होता कि सिविल वॉर हो जाए तो हो जाए, पर मजहब के नाम पर हम देश को नहीं बंटने देंगे, तो ये देश नहीं बंटता। पर तब नहीं किया। और संघ तो उसके बाद भी बैलेंस बना रहा, क्योंकि गांधी जी और सरदार पटेल बहुत प्रभावी नेता थे। नेहरू जी की उतनी चलती नहीं थी। सोमनाथ का मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन जब गांधी जी और सरदार पटेल थे तो नेहरू जी इस बात के लिए भी तैयार थे कि सोमनाथ का मंदिर बन जाए और सरकार के पैसे से बन जाए। पर एक बार जब गांधी जी की हत्या हो गई, सरदार पटेल 15 दिसंबर 1950 को चले गए, तो उन्हीं नेहरू जी ने पलटी मारी और डॉक्टर के.एम. मुंशी को बुला के डांटा कि ये तुम हिंदू धर्म की और ये मंदिर की बात क्या करते हो, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर। और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी वहाँ पे इनॉग्रेशन करने से, उद्घाटन करने से रोका। मैं इन सब बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो एक पंडित नेहरू के नीचे नेतृत्व में ये भारत जिस दिशा की तरफ चल पड़ा था, 1959 का पंडित नेहरू का भाषण है, ऑन रिकॉर्ड है। मैंने पढ़ा जब पहली बार तो विश्वास नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री कोई इस तरह की बात भी कर सकता है। और मैंने 3 जगह क्रॉस चेक किया। 1959 का उनका दिल्ली का भाषण है। पंडित नेहरू ने कहा आर्किटेक्ट्स की कॉन्फ्रेंस के अंदर, मैं जब हिंदू मंदिरों में, दक्षिण भारत के मंदिरों में जाता हूँ, आई फील लो, आई फील ऑप्रेस्ड, आई फील डिप्रेस्ड। और कोई और मजहबी स्थान के बारे में कोई इस तरह से प्रधानमंत्री आज भी कहे तो कितना कठिन होगा, आप सोच सकते हैं। तो वो जो प्रवाह चला और उसका परिणति कहाँ हुई, 1962 के अंदर जिस तरह की हमारी पिटाई चाइना ने की और जिस तरह से हमें शर्मनाक हार हुई, तो उस सारे प्रवाह के खिलाफ अगर कोई शक्ति खड़ी रही 3 बैन होने के बाद, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ थी। शिवाजी नहीं होते, गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो सबकी सुन्नत हो जाती है। संघ नहीं होता तो देश के टुकड़े टुकड़े हो जाते। उस विभाजनकारी मानसिकता के खिलाफ अगर कोई शक्ति चट्टान की तरह खड़ी रही, जिसने समाज को टूटने नहीं दिया। माननीय शारदा जी जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से पूरे हिंदू समाज को, साधु संतों को एक स्तर पे लाके बिठा दिया।
इस तरह, और राम मंदिर के बारे में, और दसियों इस तरह के उदाहरण हैं। तो आप मेरी बात शायद कठिन लगे, पर मैं जब कहता हूँ तो सही कहता हूँ। पाकिस्तान के तो इस्लाम के नाम पे बना था और 24 साल के अंदर 2 टुकड़े हो गए। 47 में बना, 1971, 24 ईयर्स, 2 टुकड़े हो गए। और जिस तरह की मानसिकता यहाँ काम कर रही थी, और आज भी हैं वो लोग, वो भारत के कितने टुकड़े करेंगे नहीं जानते। अगर उसके सबके खिलाफ कोई सच में चट्टान की तरह कोई खड़ा है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। प्रश्न जितना स्पष्ट था, उत्तर भी उससे कहीं अधिक स्पष्ट आया। तो आप लोगों को अगर लगता है उत्तर स्पष्ट आया तो एक बार ताली बजा दीजिए। दोनों विद्वानों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और जागरण ने हमें इतना ही समय दिया था, लेकिन इस सत्र के समापन पर यदि मैं अंतिम ये टिप्पणी न करूं तो सत्र पूरा नहीं मानूंगा मैं। जैसा अभी सूत्र मिला और आप लोगों ने कल पढ़ा भी, परसों छपा, आदरणीय मोहन भागवत जी के इस जन्म दिवस के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो अपना लेख छापा, उसमें से एक वाक्य पढ़ देता हूं और इस सत्र की समापन की घोषणा करता हूं। उसमें उन्होंने लिखा, संघ अक्षय वट की तरह है जो राष्ट्रीय संस्कृति और चेतना को ऊर्जा देता है। आप सब सहमत हैं? सहमति के भाव हैं तो ताली से आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जागरण संवादी के इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं का धन्यवाद। और ये ऐसे प्रश्न उठते रहें, ऐसे सत्र सजते रहें और हम भारत के विकास के इस भाव को आगे ले जाते रहें। बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। अनंत जी आ गए। धन्यवाद सर।